ये वाला क्या है आप लोग का मॉडल पेपर है, किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है? साइंस यानी विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, कोई भी आपको मॉडल पेपर मिले अब से, जब बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर हो या किसी इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर हो, कोई भी मॉडल पेपर मिले, सबसे पहले आप लोग फाइनल एग्जाम की तरफ क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे लोग। इसे 80 में 40 बनाना है ना, तो कोशिश करेंगे कि आपको जो परफेक्टली 40 क्वेश्चन आते हैं वही सॉल्व करेंगे। जनरली कुछ क्वेश्चन सही से आते हैं, देखते हैं लोग रहता है इनमें से सभी। जैसे मान लीजिए एक सवाल बोले कि निम्नलिखित में कौन जिला है, ऑप्शन नंबर ए सिवान, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए बोल दिए भटोलिया, ऑप्शन नंबर सी कुणवा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप तो ये जानते हैं सिवान जिला है, क्या आप ये जानते हैं भटोलिया जिला है कि नहीं है? तब जानते हैं जिला नहीं है क्या है, गांव। हो सकता है कहीं जिला हो, मेरी बात समझ रहे हैं लो ना। यदि आप भटोलिया के बारे में जानते हैं कि जिला है या नहीं है, वो तभी मैंने टिक करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल से बचेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं, कि इसमें ऑप्शन क्या दिए, इनमें से सभी। तो सभी कब होगा, जब भटोलिया भी जिला हो, कुणा भी जिला हो। यदि भटोलिया कुणा जिला नहीं तो सिर्फ क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसे सवाल से आप लोग बचेंगे। क्यों बचेंगे, कि कितने प्रश्न है बताइए तो, 80 में कितना बनाना है आपको, 40। तो जो आपको परफेक्टली 40 आता है वही बनेंगे। तो कोई भी मॉडल पर मिले आप आगे 40 को बना लेंगे। अब बन गया आपका 40, अब 40 बन गया तो क्या बाकी सब सवाल छोड़ देंगे? तो अभी तो फाइनल एग्जाम में सीख रहे हैं ना, उसके बाद से बाकी के जो सवाल थे ना वो भी अटेम्प्ट करेंगे। क्यों, सीखने के लिए, कभी फाइनल एग्जाम नहीं दे रहे। और कोशिश करेंगे आपको 80 में 80 आ जाए। जो पता है ठीक, जो नहीं पता उसे आप याद कर लें, उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, किसी भी तरह का क्या करें 80 में 80 कंप्लीट कर लें। अब उसके बाद जांच करना है आपने कितना सही अटेम्प्ट किया, क्या आपका 40 में 40 सही था, सही है तो अच्छी तैयारी है। बहुत बार होता है आपको जानकारी है, आप 80 में 70 बना सकते हैं, इसके बावजूद भी 40 सही टिक नहीं कर पाते हैं। यही सब हम लोग क्या करना है, बचाना है, किसी तरह करके 40 में 40 सही टिक करना है, ठीक है। तो आप लोग पेपर ट्राई कर लिए हैं लोग, यदि आप ट्राई कर लिए हैं तो अभी डिस्कशन आपके काम आएगा। नहीं ट्राई किए, हम डिस्कस करेंगे, सवाल का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी सीखने को मिलेगा ना कि कोई सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सवाल छोड़ना उचित रहेगा। हालांकि हम तो पूरा क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, जो नहीं पता उसे क्या करेंगे लोग, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे, मान लेते एक सवाल आ गया, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। चलिए आपको याद है +1 होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को नहीं याद है, नहीं याद है, अब उसे 4 विकल्प दिए, क्या पूरा क्वेश्चन उतारेंगे? अब सीधे लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान +1 होता है, एक लाइन बन गया। अब इसको पढ़ेंगे याद हो जाएगा, पर मुझे पता है आप लोग को याद है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव सवाल हवड़ाना नहीं है, आराम से बनाना है, ठीक है। अब आराम से बनाने का मतलब ये नहीं एकदम पूरा समय ले लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ नोटेशन बताए थे, याद है ना। सवाल बन जाए तो क्या करते हैं, कोई सवाल समय लेने वाले उसे क्या करते हैं, जो नहीं बनने वाले उसे क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये सवाल पढ़ा, हमसे नहीं बनने वाला, क्या करेंगे, सीधे इसको क्रॉस मारेंगे, क्वेश्चन नंबर पे आगे बढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं, बनाते बनाते कहीं 40 क्वेश्चन बन गया, अच्छी बात है। मान लीजिए 40 क्वेश्चन नहीं बनाते तो फिर जब दोबारा पेपर पढ़ेंगे तो क्या ये पढ़ने जाएंगे, नहीं पढ़ने जाएंगे, क्योंकि क्रॉस किया इसका मतलब हमसे नहीं बनेगा। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सब काम नहीं करते हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, तो 2 बार पढ़े टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए ये सब थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे। कैसे हो पाएगा, तो जो हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, इस प्रैक्टिस में एक एक बात आप लोग सीख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए दिया 0, बी दिया ऋणात्मक, सी दिया अनंत, डी दिया धनात्मक। क्या अनंत होगा ना, ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से किस ओर बनते हैं। दर्पण के बाद क्या, दर्पण, अब कोई भी गोलीय दर्पण ले ले, वास्तविक प्रतिबिंब बात है। हालांकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्या, नहीं बनता है ना, अवतल में ही ना बनता है। तो याद कीजिए, जब वस्तु इधर था तो प्रतिबिंब इधर बनता था। किधर बना है, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के आगे, जिधर वस्तु उधर है क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसमें, दर्पण में। लेकिन लेंस रहता तो वस्तु इधर, तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, लेकिन दर्पण बोले इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के आगे। कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, ध्यान देंगे। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका अनुकूल फोटो बनाइए। परिवर्तन बात किया, परिवर्तन करा दीजिए, तो चलिए फोटो बन गया, बन गया। अब इसमें क्या दिया, आपतन कोण दिया है 30, आपतन कोण मतलब इसका ना मान दिया है 30, तो ये दिया है 30 डिग्री, क्या सही है। और अब जानते हैं जितना आपतन होता है उतना ही क्या होता है, परिवर्तन। तो ये भी क्या होगा 30, सही है। अब पूछा क्या है बताइए, इसमें बोला आप परावर्तित किरण, क्या बोला है, तो परावर्तित किरण कौन है, ये है। आपतित किरण कौन है, ये है। इन दोनों के बीच से कोण पूछा है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी, ध्यान देना। लेकिन एक और बात ध्यान देंगे, डी आ गया ना, किसी के दिमाग में भी तो क्वेश्चन आ सकता है सर, ये वाला क्या है, आपतित किरण है, और ये वाला क्या है, परावर्तित किरण। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो जब ये 60 है तो कितना होगा 120। मेरे पास में लो कितना हो रहा है, देखिए तो 120, ऑप्शन में 120 भी है। ऐसे सवाल से आप लोग को बचना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं लोग? ऐसे क्वेश्चन से याद पढ़े थे लोग, विचलन कोण, तो इसमें विचलन कोण कितना होगा 120 डिग्री, कितना है। और जब आप कभी वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर, उसमें वेक्टर में पढ़ेंगे लोग, मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ध्यान देना भाई, वेक्टर ए है वेक्टर बी, ये कोण दिया 60 डिग्री। अब बोले वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण कितना है, तो बोलेंगे 60, तो गलत हो गया। वेक्टर ए का दिशा ये है, देखिए, तो आपसे ये कोण पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, बोल भी दिए, जब आपको 80 में 40 बनाना है तो हम कहे रिक्स वाला सवाल बनाएंगे। तो क्या बात समझ में आई, कैसे सवाल स्किप करना है, कोई दिक्कत? यदि ऑप्शन में 120 नहीं रहता क्या करते, तब टिक करते। मैं ऑप्शन में 60 नहीं रहता क्या टिक करते, 120 टिक करते। बट इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन रिक्स नहीं लेना है। सुनाई दे सभी लोग को? चलिए आगे बढ़ते, कि देखो रीजन दिए कि नहीं दिए, देखिए तो समझा क्या ना, आगे बढ़ते। कितने लोग अटेम्प्ट किए थे सवाल बनाए थे लोग? चल नहीं बनाए थे लोग, कुछ लोग बनाए थे, कोई बात। यानी एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा बताइए। परावर्तित बोला है तो क्या जब प्रकाश का परिवर्तन होता है तो माध्यम चेंज होता है क्या? समझिए प्रकाश किरण इधर से आ रहा है, इधर जाता है, तो माध्यम चेंज हुआ। तो जब माध्यम चेंज नहीं होता क्या चाल चेंज होगा? नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जब चाल सी था तो अभी भी क्या रहेगा, सी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो यदि अपवर्तन होता तो अपवर्तन के केस में चाल घटता भी है बढ़ता भी है। तो कब घटता है, जब विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, घटता है, और सघन से विरल में जाता है तो बढ़ता है। याद है सभी लोग को? बट यहाँ पर माध्यम नहीं बदल रही, इसलिए क्या होगा, चाल नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहां लिया जाता है, दर्पण के ध्रुव पर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर सही है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, अभी वही क्वेश्चन है, तो उसकी गति यानी इसकी चाल, तो सघन से विरल में आता है तो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो दिक्कत, अब प्रकाश का परिवर्तन होता है तब क्या होता है, चाल बढ़ता है घटता है, तो ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, अपरिवर्तित रहता है, नहीं समान रहता है। कि कोई बोले क्यों ऐसा होता है, तो क्या बोलेंगे, परिवर्तन के समय माध्यम नहीं बदलता है। बस समझ रहा है ना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या दिया है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है आवृत्ति, ऑप्शन बी दिया है तरंग दैर्ध्य, सी दिया है रंग, डी दिया है ए और बी दोनों। तो सुनिए ध्यान से, जब ये बोला है ए और बी दोनों, तो आपको पता नहीं चाहिए क्या, बताइए ऐसा। अब बताइए अपने से, कौन राशि बदलती है, कौन सी राशि बदलती है? तो जान लीजिए लोग, वेग बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो मानिए हमको पता है, तो हम जानते हैं, तो हम तो भाई जानते हैं कि आवृत्ति नहीं बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्या होगा, बी। हो सकता है सिर्फ आप ये जाने कि सर तरंग दैर्ध्य बदलता है, वेग बदलता है, तो ऑप्शन में यहाँ पर वेग तो दिया नहीं है, यदि वेग दिया होता तो क्या होता, ऑप्शन नंबर डी होता है। तो क्या आपको आवृत्ति के बारे में पता था, तो नहीं पता है, जैसे सवाल नहीं बनाने से नहीं दिया। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो सुन लीजिए ध्यान से, 3 चीज का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बाबू, आवृत्ति, दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य, रंग और वेग। ध्यान देना भाई, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे सघन से विरल जाए, चाहे विरल सघन में, उसका पता है क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है, लेकिन आवृत्ति और रंग नहीं बदलता है। आवृत्ति और रंग नहीं बदलता है। बता दें आपको, रंग किसके कारण होता है, आवृत्ति कारण, किसके कारण होता है, आवृत्ति। रंग किसके कारण होता है, आवृत्ति के कारण होता है। जब यही नहीं बदलते, कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। तो सर ये क्यों बदलता है, तो याद कीजिए 9th में फॉर्मूला पढ़े थे लोग, न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू वेग बटा तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल को सी मान ले, तो सी बटा लेमडा, न्यू इक्वल टू क्या होगा, सी बटा लेमडा। अब बताइए सी क्या है, वेग है, वेग है, तो ये तो बदलता है। तो जब ये बदलता है तो इसी के अनुकूल ये भी बदलकर इसको कांस्टेंट रखता है, नियत रखता है। तो जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तो तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है, परंतु है दोनों नहीं बदलता है। याद रहे सभी लोगों को, किसी दिक्कत इसमें? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बट इस सवाल से आप लोग क्या करना है, बचना है, नहीं बनाना है। अगला सवाल क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या हो। जब शक्ति निकालना आता है तो फोकस दूरी किस में लेते हैं, मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर तो क्या होगा, 50 बटा 100 मीटर, तो कितना यहाँ पर 1/2 मीटर, क्या सही है।
ये आ गया फोकस दूरी, बट हमें निकालना क्या है, शक्ति यानी क्षमता। पी का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, 1/f का मान कितना है 1/2, तो 2 ऊपर आएगा तो क्या होगा 2 डाइप्टर, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, तेलीय कागज होता है, ये सवाल इस साल 2025 सेकेंड सीटिंग में आया था। इसका आंसर क्या होगा परिभाषा के ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, न्यूनतम ऑप्शन, अब देखिए किस में न्यूनतम होता है, तो पढ़े लो सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है, जो माध्यम सबसे अधिक सघन होगा उसमें चाल सबसे कम होगा, तब वो सघनता देखना है, तो सघनता हमको नहीं पता है। अपवर्तनांक पढ़े लो, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बढ़ने से चाल क्या होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है म्यू बराबर T/v, कुछ याद आया? तो जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग क्या होगा घटेगा, तो हम खाली अपवर्तनांक देख ले तो बता सकते हैं। तो इसमें बोला है चाल न्यूनतम, तो ये न्यूनतम तभी होगा जब ये क्या हो अधिकतम हो, क्या हो, तो देखना है म्यू। तो बताइए जल का अपवर्तनांक क्या होता है 1.33, कांच का अपवर्तनांक अप्रोक्सीमेटली 1.5 होता है लगभग में, वायु का अपवर्तनांक 1.00 समथिंग होता है इस टाइप का, इन लगभग 1 ले सकते हैं, क्या ले सकते इसको लगभग 1, निर्वात का तो 1 होता है, क्या होता है 1, सबसे अधिक कौन है बताइए, तो कांच, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक, तो इसमें चाल क्या होगा कम होगा, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिखा दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है रेटिना पर, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कॉर्निया, बी बोल रहा है परितारिका, सी बोल रहा है पुतली, डी बोल रहा है दृष्टिपटल, सही है ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी को दृष्टिपटल नहीं पता तो इंग्लिश पढ़ लेते, क्या लिख लेते रेटिना, तो कभी ऐसा बोले थे, यदि कोई आपको हिंदी वाला टर्म समझ में नहीं तो क्या करेंगे लोग इंग्लिश वाला टर्म क्या करेंगे लोग पढ़ लेंगे लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, क्या कहलाता है कॉर्निया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करना सही है। अगला क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, बाइफोकल जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन चलिए ध्यान देंगे, लिखा गया है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो ध्यान देना। अच्छा एक सवाल बताइए, एक छोटा सा शायद कभी पढ़ाई तो सवाल पूछे थे आप लोग से, उल्लू को रात में दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उनके आंख में क्या होता है रॉड्स कोशिकाएं ज्यादा होती है, रॉड सेल क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, ये बात कहीं बोला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं रॉड सेल क्या है अंधेरा के प्रति संवेदनशील है, तभी ना देख पाते हैं लोग। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया है, रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील, ऑप्शन ए रंग, बी तेज रोशनी ना, तेज रोशनी ना, उनको तेज रोशनी में दिखाई नहीं देता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है। सी बोल रहा है धुंधली रोशनी, धुंधली यानी कम, यहाँ देखिए डिम लाइट, तो ढेर लाइट की कम लाइट, कम लाइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करना, कोई दिक्कत? कितना समझ में गया? तो रॉड कोशिकाएं अंधेरा के प्रति क्या होती हैं संवेदनशील होती है। अगला क्वेश्चन दिया, लेकिन ऐसे सवाल आपको क्या करना है नहीं बनाना है, क्या आपको 40 को मिला कि नहीं मिला, ज्यादा ही क्वेश्चन मिला होगा ना। अगला क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, हेलो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं, ये सब तो होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ऑप्शन ए मीटर, मीटर में तो होता है, मीटर देखे लो ना, ए मीटर प्लस और माइनस, वोल्ट मीटर में भी होता है प्लस और माइनस, विद्युत सेल, सेल में पढ़े लो ना प्लस और माइनस, कुंडली दे भाई कुंडली ऐसा होता है क्या, कुंडली में कहीं प्लस माइनस होता है नहीं होता है, कुंडली में तारे ना है तो तार में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, कोई दिक्कत? चलिए और एक और बात, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको लगभग सभी ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका ये फाइनल एग्जाम नहीं था, ये एक पेपर है, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को रट ली काम हो गया ना, हो सकता है आपसे यहाँ से सवाल बन जाए, ये बना दिया बोले क्या है, 4 को विकल्प दे दे, आपको ये बना दिया जाए बोल दिया जाए क्या है, इसलिए आपको सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग 18 नंबर, चलिए सवाल देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मेरे को तरीका सिखाया था, याद है जब सबसे बेस्ट तरीका वाट बोला है वाट, तब बताइए वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, बताइए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है P = W/T, क्या सही है? अब बताइए P का मात्रक क्या हो गया वाट,
शक्ति का, W माने कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और T माने टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड, तो वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या सही है? हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे लोग, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है? नाइक्रोम के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी करने। अगला, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, शक्ति का, ना ना सही, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्लियर है? चलिए आप खड़े बाबू, हेलो, स्टैंड अप खड़े होइए। आप ही को बोले हैं, आपको 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 बगल में खड़े होइए। हाँ बताइए, अभी दो टर्म आया, एक आया ऊर्जा और एक आया शक्ति, दोनों को परिभाषा बताइए। आप बैठिए, आप बताइए। नहीं पता है? आप नहीं खड़े होइए, हेलो, स्टैंड अप। हाँ, हम सब नोटिस किए, कौन कौन बात की, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे, इसका मतलब नहीं देखे। और जैसे कंप्लीट होगा ना डिस्कशन, सबसे बात करो, अभी मात्र 2 आदमी से बात कर रहे हैं। सोनाली कुमार, स्टैंड अप। हाँ बताइए, शक्ति की परिभाषा बताइए, शक्ति क्या है? हाँ सही है, सही है, बैठ जी, आप बैठिए, मिलते हैं कुछ देर में। ये समझ आएगा ना सभी लोग को? तो कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने की थी? किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 80 कर देंगे, सही है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी ए और बी दोनों सिर्फ काल्पनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। पढ़ा ना, चुंबकीय रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 80 कर देंगे। क्या बाकी सबके बारे में पता है? पता ही नहीं पता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है कि तार में धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। संकेत क्या है? पता है सब? चलिए, मोटर, मोटर क्या करता है? इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? जनित्र क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भाई क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पढ़े लो ना। चलिए अगला कुछ नहीं कहते, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब प्रतिरोध कम होता है, इसलिए धारा का मान क्या होता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, इसमें बोला है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, और उसमें परिवर्तित नहीं होता है, गलत। बहुत कम हो जाता है, सी बोल रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दो। क्या सही है? अच्छा, यदि यही सवाल में यहाँ पर रहता धारा, तो क्या करते? धारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए क्या है? कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ लेंगे, इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ कौन है? यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत या बोले प्राथमिक स्रोत, तब क्या बोलेंगे? सूर्य। ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर देंगे। तो बताइए, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। किस उदिगत? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है पेट्रो, बी बोल रहा है टर्बो, सी बोल रहा है नाइट्रो, डी बोल रहा है हाइड्रो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से भाई, जल, तो जल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइड्रो। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रो। इसको हम लोग हाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? हाइड्रेट। बताए हाइड्रेट कहाँ बोले थे? याद कीजिए, तो रावा जल पढ़े थे, रावा जल। तो रावा जल में याद है डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट। इसे बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद है ना? तो हम H2O को हाइड्रेट बोलते थे। और क्या बोलते हैं? तो सुन ले भाई, एक्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? एक्वा। नाम सुने हैं लोग? तो जल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्वा। तो एक्वा बोल सकते हैं, हाइड्रेट बोल सकते हैं, हाइड्रो बोल सकते हैं। इसमें कौन दिया? देखिए तो हाइड्रो। अब मान लो क्यों जानना जरूरी है, तो सुनिए ध्यान से। मैं ये सवाल आ गया, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए हाइड्रो, बी हाइड्रेट, सी एक्वा, डी इनमें सभी। और आप खाली पढ़े हाइड्रो, ऑप्शन ए टिक चले, तो गड़बड़ होगा नहीं हुआ? तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन ध्यान से, यदि आपको बाकी ऑप्शन के बारे में पता है तभी सवाल अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितनों के समझ आ गया?
तो एक्वा का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रेट का मतलब हाइड्रो का भी मतलब जल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान देंगे लोग। निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? क्या NaCl विलयन में कॉपर डाले कॉपर Na को बाहर कर सकता है? नहीं, क्योंकि अरे क्रियाशीलता श्रेणी याद है ना, कितना याद है? हालांकि बिना लिखे बना सकते हैं, ठीक करते हैं। ये तो पता है ना, कॉपर कम क्रियाशील है तो कम वाला बाहर नहीं कर सकता। सर यहाँ भी कॉपर Mg से कम है, ये भी बाहर नहीं कर सकता है। सिल्वर तो भाई कम है, Fe को बाहर नहीं कर सकता है। ये अलग कॉपर Ag, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होता है, सही है। इसके लिए स्त्री याद करने की जरूरत थी, लेकिन आपको याद होना चाहिए। स्त्री याद है, क्या ट्रिक याद? कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, सब याद है ना? ये सब क्रियाशीलता घट रहा है, देखिए तो क्या था यहाँ पर, फिर भी है, क्यों, हारी, एजी, एयू, कुछ याद आया? तो अब स्त्री देखे पता कर लेंगे कौन अधिक क्रियाशील है। तो हम पढ़े चलो अधिक क्रियाशील तो कम क्रियाशील क्या कर सकता है? बाहर कर सकता है। तो ऑप्शन ए क्यों कैंसिल हुआ? तो कॉपर का बात देखिए, कॉपर कहां पर है सर? यहां पर है। Na कहां पर है? Na यहां पर। तो क्या कॉपर के पास है सामर्थ्य इसको बाहर कर दे? नहीं, हो गया, ऐसा पहचान लेंगे। अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा क्षेपीयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर, क्या सही है? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए दहन। तो दहन तो है, विश्वसन शोषण भी है। तो जब दो को पता लग गया, इसमें कहीं दिया है इनमें दोनों, चलो बताते भोजन का पाचन ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अवक्षेपण। अवक्षेपण ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अच्छा एक और बात बोले आप लोग से, हेलो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो अवक्षेपण माने इन पर ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तब ऐसा रट मत लेना कि भाई अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होता है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होता है, गलत बात है। क्या बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण होता है और अवक्षेप का भी निर्माण होता है। बट इस चारों ऑप्शन के अनुकूल सबसे बेहतर कौन था? ऑप्शन नंबर डी था, इसलिए डी के। क्या मेरी बात समझ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? बताइए कौन है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? पसंदता है ना, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2, संतुलित है। यहाँ देखिए पोटेशियम 2, यहाँ पोटेशियम 2, यहाँ Cl कितना है? 2, यहाँ Cl कितना है? 2, यहाँ ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पर कितना है? 6। ये भी कैंसिल का, संतुलित है, हमें देखना है कौन संतुलित। ये भी संतुलित है। जब ये तीनों संतुलित, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही है। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH संभव तो है? पता है, कॉमन सेंस से ही बना सकते हैं लोग। बोल कैसे भाई? 4 और 5 दोनों सेम कैटेगरी का है, 7 से कम वाला है ना, तो ये तो होगा नहीं। और हम पढ़े थे उदासीन वाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही है। बट इसका सही नॉलेज क्या है भाई? तो लाल को नीला करने वाला पदार्थ क्या होता है? क्षार होते हैं। तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यशोद पुष्प क्या है? ZnO जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? यशोद पुष्प बोलते हैं। ठीक है। यशोद माने क्या होता है? यशोद माने क्या होता है? तो सुन ले भाई, यशोद बोले या जस्ता बोले या जिंक बोले, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम। पर जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। यशोद का संकेत क्या होता है? Zn। जस्ता का संकेत क्या होता है? Z। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए आपको सर सिर्फ एक पता है, जिंक। मेरी बात समझ लो। अब परीक्षा में मान लेते हैं आ गया यशोद, मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए यशोद आ गया तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। अच्छा तो यशोद कब बताया गया था? यशोद लेपन पढ़े थे। यशोद लेपन में जिंक का ना लेयर चाहते हैं, जिंक का परत। तो जस्ता, यशोद, जिंक कोई भी नाम यूज किया सकता है। ठीक है। कभी परीक्षा में आता है जस्ता के निष्कर्षण की व्याख्या करें, तो जस्ता माने किसकी बात कर रहा है? जिंक। पढ़े चलो निष्कर्षण जिंक का। अगला क्वेश्चन, सवाल दिया, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? CO2। तो याद है, ऑप्शन नंबर डी होता है, डी कर देंगे। अगला, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? तो सुनिए, ऑप्शन ए बोल रहा है मेथेनोइक अम्ल, बी बोल रहा है इथेनोइक अम्ल, सी बोल रहा है सिट्रिक अम्ल, डी बोल रहा है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल। पढ़े थे लोग, फॉर्मिक अम्ल सामान्य नाम है, उसी का यूपीएससी नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो याद है सभी लोग को, सूत्र क्या होता है इसका? HCOOH। याद है ना? चलिए अगला,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, CaSO4 H2। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लवण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन। लेकिन एक और बात बोले, मेरी बात सुन लो, लवण और जल बनाते हैं। अरे लवण और जल दोनों बनाते हैं ना, ध्यान से मेरी बात सुनिए। और इसमें इनमें से कोई भी नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। मुझे पता है इसका आंसर सी सही है, बट पूरा 100% आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन टिक करना है। मेरी बात में रहे ना, तो आप तो पढ़े सर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लवण और प्लस जल, ये दोनों ना बनाते हैं। मेरी बात समझ रहा है ना। बट ऑप्शन में सिर्फ लवण यहाँ लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या टिक कर बताते हैं? विरोधाभास उत्पन्न हुआ। कितने लोग सवाल अटेम्प्ट किए हैं, बट एग्जाम में से सवाल क्या करना है? स्किप करना है। क्यों करना है स्किप? क्यों? आपको 80 में कितना बनाना है? 40। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बट आपको रिस्क नहीं लेना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? चेक कर लेते हैं। सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4। सर आप कैसे बता रहे हैं? तो दो तरीका है, एक यदि पीरियोडिक टेबल में स्थिति पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे बताते हैं। सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या होता है? 14 होता है ना। तो 2 8 8 2 10 4 14 सही है। और इसका परमाणु संख्या 15, तो 2 8 8 2 10 5 15। इसका 13 2 8 3। इसका 11 2 8 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट कक्षा की, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। सबसे अधिक कौन है? 5 है। ऑप्शन नंबर सी, सी टिक कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का यक्ष है? किसका यक्ष है? कॉपर का है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। हाँ, क्यूपराइट भी इसी का यक्ष है। कॉपर, अच्छा कॉपर का मुख्य यक्ष क्या है? कॉपर पाइराइट, याद है ना। चलिए, कॉपर पाइराइट में कौन कौन धातु होता है बताइए तो? कॉपर पाइराइट में कौन कौन धातु होता है? क्या सिर्फ कॉपर होता है? क्या होता है? आयरन भी होता है। वेरी गुड। क्यों? उसका सूत्र याद है ना, CuFeS2। उसमें कॉपर भी और क्या है? आयरन भी। बहुत सही। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक करते हैं। नहीं पता तो निकालने आता है ना। अरे निकालने आता है ना सभी लोग, देखिए तो याद है। अगला क्वेश्चन। गंधक की परमाणु संख्या। हम लोग गंधक, गंधक माने क्या होता है? सल्फर। नहीं पता है, देख ले लिखा है। यदि कोई हिंदी टर्म्स में नहीं देखा करेंगे लोग, इंग्लिश देखे तो इंग्लिश में क्या लिखा है? सल्फर लिखा है। तो गंधक को हम लोग क्या बोलते हैं? लोग सल्फर बोलते हैं। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे, सही है। अभिक्रियाशील समूह CO दिखा दे को। तो ये क्रियाशील जो समूह है, क्या इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अरे भाई CO कीटोन बोलते हैं ना, कीटोन या कार्बोनिल समूह, इसी को ना कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो है नहीं, क्यों नहीं है? एल्डिहाइड सर ये होता है, देखिए लो, कुछ याद आया? इसे लिखते हैं CHO। चलिए, ये वाला होता है CHO। ईथर, ईथर ये होता है, देख लो भाई, ये क्या है? ईथर। एल्कोहल समूह OH और कार्बोनिल समूह CO। तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर, सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि सिर्फ ये जानना है, बाकी सभी आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। चलिए 44। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग, किसका उपयोग किया था बताइए तो? एथाइन। एथाइन का सामान्य नाम क्या होता है? एथाइन का सामान्य नाम ऑप्शन दे, मार्स गैस। चल मेरा क्वेश्चन है, एथाइन का सामान्य नाम क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार्स गैस, ऑप्शन बी एथिलीन, सी एसिटिलीन, डी नॉन ऑफ दिस। याद आ गया ना? हाँ, एसिटिलीन याद है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस बनाता है। तो उपयोग कहाँ करते हैं लोग? बिल्डिंग में करते हैं लोग। तो सब बात याद होना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है? वर्ग 14। कौन वर्ग सदस्य है? याद है ना? अच्छा ऐसे देखिए, 13 में क्या था? बोरोन था। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसके ऊपर था हीलियम। 13 14 15 16 17 क्या है? 18। याद है? बैगन, आलू, गाजर, थैला कैसी की। तो कार्बन कहां पर देखिए तो 14 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर। अगला क्वेश्चन। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बनते हैं? एथाइन आइन है तो क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड यानी 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर दें, सही है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है?
हाइड्रोजन बोला सबसे गैसीय हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। कोई दिक्कत? अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े तो क्या करेंगे लोग? स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे लोग। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर सी। कितने वर्ग होते हैं बताइए तो? 18। कितने ग्रुप होते हैं? 18 होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। कौन कौन? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पढ़े लो ना? बताइए संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व कहता है? डी ब्लॉक के तत्व को। आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्व को। प्रतिनिधि तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्व को। पढ़े थे लो ना? कोई बात नहीं, देखिए बोर्ड पर सर भूल गए हैं कि ना, कोई बात। चलो बताइए क्या होगा? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 से संयुक्ता क्या होगा? संयुक्ता याद है पोटेशियम का? 1 होता है तो ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। देख लीजिए याद है? नहीं तो देखिए 19 दिया है तो 2 8 8 1। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन संयुक्ता 1, अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन तो संयुक्ता 2, अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन संयुक्ता 3, अंतिम में 4 तो 4, 5 है तो 5 3 होगा। संयुक्ता बोले संयुक्ता। यदि अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन तो संयुक्ता कितना होगा? 2 होगा। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन संयुक्ता क्या होगा? 1 होगा। अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन संयुक्ता क्या होगा? 0 होगा। तो 0 होगा तो शून्य वर्ग के तत्व किसे कहा जाता है? शून्य वर्ग। वर्ग 18 को एक और ही नाम क्या था बताइए तो? शून्य वर्ग। क्या कहता है? शून्य वर्ग। अक्रिय गैस, नोबल गैस, याद है ना? चलिए भाई देखो, प्रेडिक्टेबल यदि आपको नहीं याद है ना तो घबराइए मत। 11th क्लास में क्या करना है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर माने ये वाला बोल रहा है कि ये वाला बोल रहा है? भाई सब क्या है? क्षैतिज है। भाई सब क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने होते हैं बताइए? 7 18। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी को सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो सुन लो ध्यान से, कौन धातु है? तो 2 तरीका है। अच्छा बताइए, यहाँ पर परमाणु संख्या दिया है 9, यहाँ परमाणु संख्या दिया है 6, यहाँ दिया है 8 और यहाँ दिया है 12। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? तो यदि आपको ऐसे पता है कि कौन परमाणु संख्या पर क्या होता है और वो धातु होता है, धातु तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात करें 9 किस होता है? 9 नियोन। तो क्या नियोन धातु? ना, नियोन नहीं होता है, फ्लोरीन होता है ना। फ्लोरीन क्या फ्लोरीन धातु है? कैंसिल। 12 क्या होता है? 12 मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम धातु है तो हो गया, बी टिक कर देंगे। लेकिन ये तरीका नहीं हुआ, मैंने ऐसे आप बना लिए। सही बात है। कैसे बनाएंगे सब सुनिए। बोले कौन सा धातु, यही ना बोला है। अब सबका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये 6 9 के लिए क्या हो? 9 के लिए 2 और 7, 6 के लिए 2 और 4, इसके लिए 2 8 2 10 10 10 2 12, 2 और 6 सही है। अब याद कीजिए, पढ़े तो धातु को अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़े लो ना? तो बताइए इसमें 7 तक कैंसिल हो गया, 4 तक कैंसिल हो गया, 6 तक कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी तक टिक कर। क्या समझ में नहीं है यार? अब बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? ऑप्शन ए कागज उद्योग, बी टिम्बर उद्योग, सी लाख उद्योग, डी इनमें सभी। तो क्या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें सभी। टिम्बर उद्योग, अरे नहीं बोलते हैं इमारती लकड़ी और लकड़ी समझते हैं? लकड़ी तो लकड़ी और कहां से आता है? कहां से आता है? वन से ही ना आता है। लाख का मतलब क्या था? किसी पता है? नहीं पता है? आए क्या क्या बोल रहे हैं लोग? अगला क्वेश्चन देखिए लो, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक पढ़े थे लोग? ड्रिप सिंचाई। क्या बोलते थे? याद है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है? वर्षा जल से सिंचाई नहीं, यांत्रिक छिड़काव, सी बोल रहा है टपकन सिंचाई, डी बोल रहा है नहर के सिंचाई। 1 मिनट इंग्लिश पढ़ेगा, ध्यान देखिए। ड्रिप कह दिया ना? ऑप्शन नंबर क्या? सी तो सी टिक कर देंगे। कोई दिक्कत? अरे हम लोग ड्रिप ही ना पढ़े थे लोग, तो इसमें नहीं मिला तो इंग्लिश देख लिए। तो ये सब आदत बनाइए लोग। यदि कोई टर्म हिंदी वाला समझ में नहीं देखा करेंगे लोग, इंग्लिश वाला देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ? किस वर्ष में? 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है। 72 73 ऐसे जनरली बोलते हैं लोग, बहुत लोग 1972 बोलते हैं, 1973। तो ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे लोग। ऑप्शन ए बोल रहा 1971, बी बोला 1973, 19 ए तो होगा नहीं, 81 ये भी नहीं हुआ। ये नहीं देखो कौन होगा? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी तो बी टिक करना। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कौन विधि? मृत पोषी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए तो ए टिक कर देंगे। अगला,
निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? अवघटित होने वाला पदार्थ है मृत घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इन होगा, मृत घास पत्ते। चलिए, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, कहां से होता है? मुख में ही होता है। तो बताओ मुख में पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च सर्कम बोलते हैं, सब याद है ना? तो यही से शुरू होता है, मुंह से ही शुरू होता है। ऑप्शन नंबर मुख गुहा, ग्रसनी। ग्रसनी में पाचन होता है क्या? नहीं होता है। तो अब मुख गुहा मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक कर देंगे। ऐसा ना शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, प्रजनन, सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर। अगला, किण्वन क्रिया होती है हाइड्रा में, अमीबा में, किसमें होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। ठीक है, अवायवीय श्वसन पढ़े चलो, याद है? वायवीय श्वसन की क्रिया में किस गैस किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। सही है। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? तभी तो ये तक ले मुख्यतः दिया, क्या दिया है? तो भाई ऐसा सवाल क्या करिए लोग, स्किप कर आगे बढ़ जाएंगे लोग। बट इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। पत्ती में। कहा होता है? पत्ती में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? कौन तंत्र? परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अच्छा तो निम्नलिखित में कौन रक्त का थाका बनने में सहायक होता है? ऑप्शन है आरबीसी, नहीं। बी बोल रहा है फाइब्रिनोजिन, सी बोल रहा है लसिका, डी बोल ऑक्सीमोग्लोबिन। ये तो कम, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर। अब तो ऐसे इसका आंसर क्या दिमाग में आता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में जो होता है ना, थोड़ा सा माने ये भी काम करता है फाइब्रिनोजिन। तो मान लीजिए सब नहीं पढ़े हैं तो छोड़ देंगे लोग, क्या दिक्कत है? 80 में कितना बनाना है? 40। कोई दिक्कत इसमें? बट अब जान गए तो क्या करेंगे लोग, इसे याद रखेंगे लोग। यदि एग्जाम में सवाल अच्छा एक और भाई और बात, कुछ चीजें जो होता है आप लोग पढ़े रहते हैं लोग, कुछ चीज क्या होता है? नया मिलता है। तो नया मिलता है, अभी मान लेते हैं आपके लिए नया है, आपने सीख लिया, अब एग्जाम में आपके लिए नया रहेगा। अब तो ये पढ़े हैं ना, तब इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए छाल में, बी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सी पत्तियों में, इनमें सभी। तो क्या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? क्या बनता है? अमोनिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। प्रोटीन का इकाई क्या होता है बताइए? तो एमिनो अम्ल होता है। क्या होते हैं? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बना? यहाँ पर अमोनिया बना। अगला क्वेश्चन, ब्रिक का प्रधान कार्य है क्या है बताइए? तो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन का नाम याद है ना? ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एफसीसी का अम्ल याद है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो इंसुलिन क्या है? पादप हार्मोन है कि जंतु हार्मोन है? जंतु हार्मोन है। थाइरोक्सिन, एस्ट्रोजन, जंतु हार्मोन। डी दिया साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी डी। इन सब के बारे में याद है? याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की कपाल तंत्रिका संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक करते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, किसे नियंत्रित होता है? याद है? श्वसन दर, ब्लड प्रेशर, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में पढ़े चलो ना। ऑप्शन ए बोल रहा है थाइमस द्वारा, बी बोल रहा है अग्नाशय द्वारा, सी बोल रहा है एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है द्विखंडन, बी बोल रहा है मुकुलन। तो मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर क्या? बी। तो बी टिक करते हैं। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला बताइए, शुक्राणु बनता है कहां बनता है बाबू? वृषण में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ऑप्शन ए CO2, बी NO2, CO2, डी में सभी। क्या होगा? O2। ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक कर देंगे।
जीवों की उत्पत्ति के पहले O2 नहीं था, बट हई सब गैसेस क्या थे? जलवाष्प भी था। जलवाष्प बोले तो H2O भी तो गैस है ना, जलवाष्प बोल रहे हैं। ये सब था। ऑप्शन नंबर 3 होगा। बट ऐसे सवाल स्किप कर देना। अगला क्वेश्चन, चल ध्यान दे लो। चल यहाँ पर, और कि अपटेरिस के संबंध में कौन कथन सत्य है? कौन कथन? ये क्या था? एक जीवाश्म था, याद है? ऑप्शन ए बोल रहा है यह एक जीवाश्म है। बी बोल रहा है इसमें जबड़े के दांत और उंगलियां के नख थे, ये भी सही है। इनमें डैने और पंख विद्यमान थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इनमें से सब। तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? घोघा। ऑप्शन ए बोल रहे घोंघे, कुछ सरीसृप, पक्षी, मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर दो। अगला, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान देंगे, ध्यान से। हेलो, बोला है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र का और नाम क्या होता है? पारितंत्र, याद है ना? इसे पारितंत्र भी बोलते हैं। तो बोल रहा है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? अरे उपभोक्ता बोला है तो याद है ना? उत्पादक होते हैं। उत्पादक माने पेड़ पौधे जो खाने वाले क्या होते हैं? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में बहुत सारा टाइप होता है। जो डायरेक्टली इसको खाता है वो क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और इसको खाने वाला क्या होता है? द्वितीयक, तृतीयक, चलते रहता है। पढ़े लो ना, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोला है मेढक। अब मेढक हम लोग जानते हैं जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। तो यहाँ बताइए स्थल वाला बात किया, जल वाला बात किया है? तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र यानी स्थल वाला बोला ध्यान देना। यदि जल वाला रहता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो हम उसके हिसाब से सोचते हैं। तो अब बताइए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में बताइए मेढक क्या खाते हैं? बताइए। कीट खाते हैं, कीट पतंग। कीट पतंग क्या खाता है? बताइए। घास खाता है। होता है ना, जैसे कि गेहूं धान का पत्ता खाया जाता है ना। उसमें सीधी सी बात है, उत्पादक खाता है वो प्राथमिक होगा। तो कीट पतंग क्या हुए? प्राथमिक हुए। इसको खाने वाला मेढक तो द्वितीयक, द्वितीयक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक। क्या आप लोग टिक किए थे? लोग नहीं, पहले ही 40 बन गया था कि ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट सवाल की ना। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए डीडीटी, बी कागज। तो कागज तो निम्नीकरणीय होता है, वाहित मल भी निम्नीकरणीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। बताया जो डीडीटी एंड डीडीटी बहुत सारे देश में बैन है। बहुत सारे देश में बैन। क्यों बैन है सर? क्योंकि इनका निम्नीकरण नहीं हो पाता है, ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या करना है, जितना आपको आता था ठीक, मान लेता वो 80 में 70, कितना था? 70। तो और कितना तैयार करना है? 10। जिनको 80 में मान लेते हैं 80 आता था, कुछ तैयार नहीं करना, मिला लेंगे सही है गलत है। और कैसे सवाल कौन अटेम्प्ट करना है, कौन स्किप करना है, समझा गया? इस सब बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा बात करते हैं सब्जेक्टिव का। आप बताइए, ये लाइन सुनते सब शांत हो जाते हैं। चलिए, तो आपको तो पैटर्न सभी लोग पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 8 लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना बनाना है? 4। कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न? 2 और 1। तो इसमें 4 बनाना, इसमें कितना बनाना है? 1। सेम पैटर्न किसके लिए? सबके लिए है ना। तो चलिए बताइए, फिजिक्स में कौन 4 सवाल अटेम्प्ट करने थे? अब चॉइस तो वैसे स्टूडेंट समझिए, जिसको 8 में 8 आता है तभी 4 बनाना है, जिनको 7 आता है तभी 4 बनाना है। और एक ऐसे स्टूडेंट को मात्र 4 आता है तो उनके लिए कोई चॉइस बचा? जो आता है वो बनाएंगे लोग, और जिनको मात्र 3 आता है तो 3 वो बनाएंगे, जबरदस्ती को बनाना। लेकिन हम वो ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिनको 4 से अधिक आता है। 4 से अधिक। मान लीजिए आपको 5 आता है, किसी को 6 आता है, मान लीजिए किसी को 5 आता है, तो कितना सवाल छोड़ना है? 1 सवाल छोड़ना है। जिसको 8 आता है 4। तो सुनिए ध्यान से, जब आपको 4 से अधिक क्वेश्चन आएंगे तब फिजिक्स में उस सवाल को प्रायोरिटी देंगे जिस सवाल में क्या हो? फॉर्मूला हो। क्या हो? फॉर्मूला हो, डायग्राम हो। बस में रहे ना, फॉर्मूला हो, डायग्राम हो। सर नहीं फॉर्मूला नहीं डायग्राम है, तब कौन अटेम्प्ट करे? तो जिसमें कुछ पॉइंट्स हो। क्या हो? पॉइंट्स हो। किसी दिक्कत? केमिस्ट्री में किस सवाल को प्रायोरिटी देंगे? जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो, रिएक्शन लिखने आता है ना, वो सब हो। सर वो नहीं मिल रहा है, कुछ बातें हो, कुछ पॉइंट्स हो, वो सब लिखेंगे लोग। कोई दिक्कत? बायोलॉजी में जिनको डायग्राम बनाना नहीं आता है, डायग्राम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे लोग। जिनको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो उन सभी क्वेश्चन टारगेट करेंगे लोग। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं। 2 पोर्शन समझते हैं? मान ये क्वेश्चन आ गया इस तरह से। हेलो, मान ये क्वेश्चन आ गया, मान ये क्वेश्चन बात करते हैं।
इसे होता है ना, ये उत्पादक से आप क्या समझते हैं, एक ही क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन में क्या होते हैं, रक्त क्या है, इसे कार्य को लिखे, इसमें दो बात है, रक्त क्या है और कार्य को लिखे। ऐसे क्वेश्चन रिपीट करने के बाद बेहतर, क्योंकि टीचर क्या समझेंगे, इसमें दो पोर्शन है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। थोड़ा सा समझदारी रखेंगे लोग। चलिए ये सब बन गया है ना। अच्छा बताइए यहाँ एक बस एक सवाल बताते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, पता है? अब लेकिन यहाँ पर देखिए आवर्धन बोला था, आवर्धन हम कहाँ कहाँ पढ़े थे, परावर्तन में भी, अपवर्तन, इसमें आपको दोनों लिखना था। कितने दोनों लिखे हैं? एक जनरल परिभाषा है, वो क्या है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन एक अदिश राशि है, इसे m से सूचित किया जाता है, m बराबर h डैश बाई h। सही है गलत? ये तो पढ़े थे, ये तो जनरल बात था। इसमें कौन क्या लिख लेंगे, m क्या है आवर्धन, h डैश क्या है प्रतिबिंब ऊंचाई, h क्या है वस्तु ऊंचाई। क्या यहीं से मात्रक बता सकते हैं? तो बताइए क्या होता है, मात्रक हीन, इससे कोई मात्रक नहीं होता है, ये बीमाहीन होते से कोई बीमा नहीं होता। अभी सब बात बोलते हैं। अब यहाँ पर जिम्मेदारी बनता है, देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना है, पॉइंट देना है दर्पणों के लिए, दर्पणों के लिए m बराबर माइनस भी बाई यू। अगला पॉइंट लेंस के लिए, लेंसों के लिए, लेंसों के लिए क्या होता है, m बराबर v बाई यू। अब कौन टर्म क्या है लिख देंगे, इसमें कौन टर्म क्या है लिख देंगे, इसमें क्या है लिख, क्या कर सकते हैं लोग? अब देखिए ये 2 नंबर लेके नहीं है, आसानी से 2 में 2 मिलेगा। बोले क्यों, कितने फॉर्मूला गए, 3। इसमें और भी बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लोग, यहीं पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो तो धनात्मक, और वास्तविक है तो ऋणात्मक। तो कितना कंटेंट है इसमें लिखने के लिए, अब पूरा 2 में 2 नंबर क्या आसानी से मिल जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसमें फिगर है, ये बनाएंगे 2 में 2 नंबर मिल जाएगा।